नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि सेम बॉडी है लेकिन उसको वेस्टर्न मेडिकल साइंस किस तरीके से देखती है और आयुर्वेद उसमें क्या अलग देखता है। उनकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी हमारी फिजियोलॉजी एनाटॉमी से अलग कैसे है जबकि बॉडी सेम है, इसका जवाब हमने पिछले लेक्चर में दिया था। तो हमारी जो आयुर्वेद में हमने कहा कि हम फिजियो एनाटॉमी के साथ डील करते हैं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद का उद्देश्य सिर्फ डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेद क्या कहता है? स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और जो विकार है उसका प्रशमन हमें करना है। क्योंकि जब तक आपको लाइफ में भी यही होता है, जब तक आपको अपनी लाइफ का एम नहीं मालूम है तब तक आप उस डायरेक्शन में काम नहीं कर पाओगे और आप सफल नहीं होगे। वैसे ही आप आयुर्वेद पढ़ने आए हो, आपको अपना आयुर्वेद का एम क्लियर होना चाहिए, तभी आप आयुर्वेद के लक्ष्य में सफल हो पाओगे। तो आयुर्वेद का लक्ष्य, पहला लक्ष्य सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेद का पहला लक्ष्य है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम और आतुर का विकार प्रशमन भी। तो पहली बात तो मैं आयुर्वेद के स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि आप इस डिप्रेशन में रहो ही नहीं कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या हम HIV का ट्रीटमेंट, या जो हाई फाई डिजीजेस हैं। आपके पास डबल पावर है। आप स्वस्थ व्यक्ति के को स्वस्थ कैसे रखना है आपको वो भी नॉलेज मिलने वाला है आयुर्वेद अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, और विकार जो है आप उसकी भी ट्रीटमेंट करोगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको आयुर्वेद की दृष्टि से पढ़ना है। आप क्रिकेट में जीत फुटबॉल के रूल जान के नहीं कर सकते हो। अगर आपको क्रिकेट में जीतना है तो क्रिकेट के रूल आपको मालूम रखने होंगे। आपको फुटबॉल के रूल जान के आप सोचो कि मैं क्रिकेट का रूल जीत जाऊं, नहीं होगा ना। वैसे ही वेस्टर्न मेडिकल साइंस के रूल जानने हैं, उसको पढ़ना है, लेकिन उसके रूल जान के आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। अगर वही करना है तो आप वेस्टर्न मेडिसिन यूज करो, लेकिन अगर आपको आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करना है तो आपको आयुर्वेद के रूल समझने होंगे। ये मेरा पहला आपके लिए निर्देश है, या ये पहला आपके लिए गाइडलाइन है कि आपको आयुर्वेद के रूल समझने हैं। तो आयुर्वेद के रूल क्या है? तो उसके लिए पहले आपको स्वस्थ समझना होगा कि स्वस्थ किसे बोला है। तो क्या बोला है? समदोष समाग्निश समधातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो आपको किसी व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है तो उसके में क्या क्या कंपोनेंट रहने चाहिए? समदोषा, उसके दोष आपको सम करने, समदोषा समाग्निश, उसकी अग्नि सम रहनी चाहिए। सम धातु मलक क्रिया, उसकी धातु और मल क्रियाएं साम्यावस्था में रहनी चाहिए। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, उसका मन प्रसन्न होना चाहिए, उसकी इंद्रियां सेंस ऑर्गन प्रसन्न होनी चाहिए, आत्मा प्रसन्न होना चाहिए। इतना सब कुछ जब होगा तब वो व्यक्ति स्वस्थ होगा। और यही डेफिनेशन आज WHO भी मान रही है। लेकिन उसके लिए वेस्टर्न मेडिकल साइंस में मन, इंद्रिय और आत्मा, उसको तो माना ही नहीं जाता है। तो आप उसको स्वस्थ, वहां कहा जा रहा है कि इट इज नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट इज टोटल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग के लिए वो मान तो रहे हैं, लेकिन सोशल वेलबींग के लिए करना क्या है वो आपको कहीं भी वेस्टर्न मेडिकल साइंस में नहीं मिलेगा, ये आपको आयुर्वेद में ही मिलेगा। तो आपको सिर्फ दवाइयों के पीछे नहीं भागना है। आयुर्वेद ने पहले ही स्वस्थ की परिभाषा में आपको बता दिया। तो आपको एक कंप्लीट होलिस्टिक वे में अपने पेशेंट को देखना पड़ेगा। तो पेशेंट को देखने से पहले आपको स्वस्थ व्यक्ति के बारे में समझना है और ये सारी चीजें समझनी है। तो दोष सम कैसे हो, सम करना है तो उसके लिए दोष को समझना होगा। अग्नि सम करनी है तो अग्नि को समझना होगा। धातु मल सम करने हैं तो समझना होगा कि वो बनते कैसे हैं। तो और वैसे ही मन और इंद्रियों के कर्म भी आपको समझने होंगे। तब सीधे बस हम बड़े डॉक्टर साहब बन जाएं, हम बस दवा हम जान लें, वो नहीं करना है। और जब बच्चे आते हैं, साइंस बैकग्राउंड रहता है, सीधे नीट दे के आए हैं, तो सब कुछ तो जो बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ा, उसके बाद सीधे आयुर्वेद में दोष धातु वो पढ़ के ही बुद्धि चकरा जाती कि हम आए तो थे डॉक्टर बनने, ये कहाँ फंस गए। तो पहले मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि आप एक, दुनिया में सिर्फ क्रिकेट ही गेम नहीं है, सिर्फ वेस्टर्न मेडिकल साइंस ही ट्रीटमेंट नहीं है। जब वेस्टर्न मेडिकल साइंस नहीं थी आज से 5000 साल पहले, आयुर्वेद से ही लोग ठीक होते आए थे और यहीं के कॉन्सेप्ट लेके आज वेस्टर्न मेडिकल साइंस
ये अच्छी बात है कि उन्होंने प्रोग्रेस की है। तो आपको पहली बार डिप्रेशन में नहीं रहना है, आप सबसे पुरानी मेडिकल साइंस हो, लेकिन हाँ, उसको समझना आपको इसी के रूल से पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे क्रिकेट ही दुनिया में एक मात्र गेम नहीं है, और भी गेम है, तो उनके रूल आपको सीखने समझने पड़ेंगे। वैसे ही जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस आपको चारों तरफ फैली हुई दिख रही है, वही सिर्फ अकेली मेडिकल साइंस नहीं है, ये एक दूसरी मेडिकल साइंस में आप एंट्री लिए हो जो आयुर्वेद है। आयुर्वेद को समझने के लिए आपको आयुर्वेद के रूल समझने पड़ेंगे। तो आयुर्वेद के रूल में बेसिक स्टार्ट करना है दोष से, धातु से, अग्नि से, मल से, और ये दोष, धातु, अग्नि, मल बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये आपको आयुर्वेद के नियमों के हिसाब से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे कि दोष क्या है। सबसे पहले दोष क्या है, जो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आते हैं, दोष क्या है, शायद इसका जवाब फाइनल ईयर तक जाते जाते भी नहीं मिल पाता। कोई कहता है, और भी कंफ्यूजन रहती है, ये आचार्य कुछ कहते हैं, वो आचार्य कुछ कहते हैं, तो बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसकी माने, है ना। तो इतने सालों के मेरे एक्सपीरियंस में मैंने क्या समझा और संहिताओं में क्या कहा गया है, वो एक जिस्ट में आपको दूंगी, जहां पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दोष क्या है, क्या ये न दिखाई देने वाली चीज है, और दिख नहीं रहा है तो वो कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी वायर में रन कर रही है, आपको दिख नहीं रही है, लेकिन उससे आपके सारे काम हो रहे हैं। तो वैसे ही दोष दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उससे सारे काम हो रहे हैं, तो वो बॉडी में क्या है, उसको क्या समझे, ये एक बहुत बड़ी पजल है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि मेरे मन में जो आया वो मैंने बोल दिया। संहिताओं में क्या कहा गया है वो बहुत बार इनिशियली बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो वो संहिता के रेफरेंस से हम समझेंगे कि दोष क्या है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे, और इसके लिए हम जो सबसे संहिताओं में, आपने चरक संहिता का नाम सुना होगा, सुश्रुत संहिता का नाम सुना होगा, अष्टांग, संग्रह और हृदय का नाम सुना होगा। चरक संहिता हम सबसे पुरानी संहिता मानते हैं, फिर सुश्रुत का काल आया, फिर वाग्भट का काल आया। तो जो सबसे लेटेस्ट संहिता जो हम मानते हैं वो अष्टांग हृदय। तो हृदय के हम लोग रेफरेंसेस लेंगे, इसलिए लेंगे कि अष्टांग हृदय सबसे रिसेंट की है, तो उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें बताई गई हैं। चरक संहिता में बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन अष्टांग हृदय की ब्यूटी ये है कि इसमें चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला के उसको युगानुरूप टाइम के अकॉर्डिंगली, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए, उस फॉर्म में दिया गया है। तो हम जो दोष क्या है, ये पजल हम लोग अष्टांग संहिता से डिकोड करेंगे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिकोड करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में जो हमने समझा कि आयुर्वेद सिर्फ डिजीज की ट्रीटमेंट नहीं करता है, इसके दो एम है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के विकार का प्रशमन करना। मतलब हमारे पास दो एम है। तो आपको डिप्रेशन में नहीं रहना है कि हम जो आज जो भी पैथी अभी फैशन में है, हम उससे कॉम्पिटिट कैसे करेंगे। आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है, आप उससे बहुत आगे हो। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपके पास तब आएगा जब आप इस खेल के नियम समझोगे, तब आप इस खेल में आगे आओगे। कोई भी खेल बुरा नहीं है ना, ये हम कहें कि क्रिकेट और फुटबॉल में कौन अच्छा, कोई कंपटीशन ही नहीं है भाई। क्रिकेट के नियम अलग है, फुटबॉल के नियम अलग है। वैसे ही वेस्टर्न मेडिकल साइंस के नियम अलग हैं, आयुर्वेद के नियम अलग है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। इमरजेंसी में अभी जो करंट उसमें सिचुएशन है, उसमें वेस्टर्न मेडिकल साइंस के बहुत अच्छे रिजल्ट है, नो डाउट बहुत अच्छी है वेस्टर्न मेडिकल साइंस। लेकिन आयुर्वेद आपको पता ही नहीं है कि किस किस, अभी आपको उसके रूल ही नहीं पता है, तो आप कैसे बता सकते हो। तो आपको पहले उसके रूल सीखने हैं, आपको रूल अप्लाई करने हैं, तब आप कह सकते हो। आप कह सकते हो कि आपका पैर ज्यादा श्रेष्ठ है कि आपका हाथ ज्यादा श्रेष्ठ है, दोनों के काम अलग हैं। तो कंपैरिजन ही नहीं है, जिन चीजों की कंपैरिजन ही नहीं है, उसको कंपेयर करके क्यों डिप्रेशन में जाना। तो आज का जो सबसे पहला लेसन है कि कंपेयर करके आयुर्वेद को किसी भी मेडिकल साइंस से डिप्रेशन में नहीं जाना है। हाथ पैर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, हम हमारी हालत ये है कि हमारे पैर कट गए और हम सोच रहे हैं कि हम दूसरों को देख रहे हैं कि चल नहीं पा रहा, तो हमने हाथों से ही चलना शुरू कर दिया और हाथ की रियल एबिलिटी हम भूल गए। हाथ की एबिलिटी क्या है? पैर से चलने के अलावा
अगर हमने हाथ को चलने के काम पे लगाया, हाथ की कितनी एबिलिटी, आप पेंटिंग कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। आपने हाथ के बाकी सारे काम बंद करवा के कहा कि नहीं पैर नहीं है तो हमें हाथ से ही चलना है, और हाथ की सारी कैपेबिलिटीज हम भूल गए। तो शायद हम कुछ वैसा ही कर रहे हैं आयुर्वेद के साथ, कि आयुर्वेद के पास कितनी कैपेबिलिटीज हैं, हम उन सबको भूल के बस एक जो मेडिकल साइंस अभी आपको करंट में सिचुएशन में दिख रही है उसके साथ कॉम्पिटिट करने के लिए आपने आयुर्वेद के बाकी सारे स्ट्रेंथ पॉइंट को, उसकी सारी अच्छी क्वालिटीज को भूल चुके हैं यार आप, और सिर्फ एक कंपटीशन में, और निश्चित रूप से हाथ पैर की बराबरी कभी नहीं कर सकता है। तो यहाँ बराबरी की तो बात ही नहीं है ना, वो अलग है तो बराबरी क्या करना। तो वेस्टर्न मेडिकल साइंस एक अलग साइंस है, आयुर्वेद एक अलग साइंस है, दोनों साइंस है, आप दोनों का यूज करो ना। साइंस हमेशा ह्यूमन काइंड की वेलनेस के लिए यूज होना चाहिए, कंपटीशन करके लड़ना नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोष क्या है हम ये समझेंगे।